अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें से आपको 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है इन सेम के अंदर। राइट, इवन ये मिड सेम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए लास्ट में। आपने पेज में देखा होगा, जब मैंने इसके अंदर ही आपके पेम्पलेट में आपको क्वेश्चंस दिए हैं पास के, तो इसमें क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ही। अब इसमें जो चीजें जरूरी है, क्योंकि ये पूरा है ना CS1 है, इसका मतलब जैसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है एग्जैक्टली वैसा लिखा है। अपने स्टडी के पर्पज के लिए किस तरह से इसको शुरू करेंगे, देखो। इंट्रोडक्शन से शुरू करें। दिस क्लासिफिकेशन डील विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड डील्स विद द फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। पहले किसको अंडरलाइन करें? कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग, अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी सब लोग एक तरह से अकाउंट्स बनाएं, और दूसरा, एक तरह से अकाउंट बनाने के बाद हर साल वैसे के वैसे ही अकाउंट बनते रहें। इन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिस्क्लोजर, अंडरलाइन करो, एंड प्रेजेंटेशन। क्या लिखा है? डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोज करना, इसका मतलब उसको दिखाना कि ये फिगर कहाँ से आई, ये अमाउंट कहाँ से आई, और प्रेजेंटेशन मतलब उसको कौन सी जगह पे लिखा जाएगा। अब स्कोप क्या है? तो ये सारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स में अप्लाई होता है, which require classification, presentation and disclosure of cost including those requiring attestation। attestation का मतलब, attestation यानी किसी के साथ किसी चीज को ज्वाइन करना या किसी की सिग्नेचर करना बोलते हैं ना। अप्रूव करना, अप्रूवल बोलते हैं ना, उसको अटेस्टेशन बोलेंगे। अप्रूवल का मतलब अटेस्टेशन, कंफर्मेशन। देखो इसमें डेफिनेशन में पहले एबनॉर्मल कॉस्ट यानी क्या, तो जो वर्ड बोलूं ना वही अंडरलाइन करना। अनयूजुअल और अटिपिकल कॉस्ट, इसका मतलब जो नॉर्मल में नहीं होती, इरेगुलरली होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, उसको अपने क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर वो जनरल मैनेजमेंट, उसको अंडरलाइन करो। रेगुलर मैनेजमेंट के एक्सपेंस है ये। लेकिन इसमें से क्या नहीं आता, एक्सक्लूड को अंडरलाइन करना, नहीं आता लिखा है इसमें। प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं आएगा, मार्केटिंग नहीं आएगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। यानी मतलब सीधा सीधा है, ये सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंस है। राइट, उसके अलावा कोई भी जगह के एक्सपेंस इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब लॉजिकल ग्रुप बनाना। इन लॉजिकल ग्रुप को अंडरलाइन करो। जितने भी कॉस्ट के आइटम्स है उनको उनके नेचर या तो पर्पस के हिसाब से, दो क्लासिफिकेशन है। एक नेचर अंडरलाइन करो, और पर्पस। पर्पस यानी जिस काम के लिए उसको यूज किया जाता है उसको पर्पस बोलेंगे अपन। अब कन्वर्जन कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। एक्सक्लूडिंग अंडरलाइन करना वर्ड को, डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाकी सारा खर्चा, वो कन्वर्जन कॉस्ट में आता है। ये पूछेंगे, ये पूछेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। फिर कॉस्ट हमने आगे भी देखा, कल मैंने समझाया था इसको, कि कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स को अंडरलाइन करो। उसको सिर्फ मनी के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स, अंडरलाइन करो, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। हम यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं हम। The type of cost often referred to in the costing system depends on the purpose। सबसे पहले तो कौन से मकसद के लिए उसका खर्चा किया गया। जैसे फैक्ट्री के लिए कोई खर्चा किया गया हो, तो कोई मार्केटिंग के लिए खर्चा किया गया हो, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल कॉस्ट किसके लिए होता है? प्रोडक्ट के लिए होता है। सर्विस के अंदर मटेरियल कहाँ से आएगा? बराबर ना। फिर कॉस्ट सेंटर, एनी यूनिट ऑफ एन एंटिटी सिलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेंटर। Unit of entity selected with a view to accumulating all cost under that unit. The unit can be division, department, section, group of plant and machinery.
ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज और कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल यूनिट्स। कुछ भी हो सकता है ये, यानी डिपार्टमेंट हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, एम्प्लॉइज का ग्रुप हो सकता है, या फिर अलग अलग यूनिट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी मतलब कॉस्ट सेंटर का मतलब जगह जहां से कॉस्ट डेवलप होगी, जहां से कॉस्ट अराइज होगी। कॉस्ट सेंटर इज द लॉजिकल यूनिट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर में बी ऑफ टू टाइप्स, एक पर्सनल और दूसरे इम्पर्सनल। अंडरलाइन करो। पर्सनल कॉस्ट सेंटर के अंदर कोई एक इंसान या तो ग्रुप ऑफ पर्संस की तरफ होने वाला खर्चा। कॉस्ट सेंटर्स विच आर नॉट पर्सनल उसको इम्पर्सनल बोलेंगे। अब कॉस्ट सेंटर को क्लासिफाई करने के लिए ब्रॉड टाइप्स भी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर एंड सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये भी एमसीक्यूज है। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स आर those which are in the chain of operations like machine shop, welding shop, assembly shop, operation theater, call center and so on। यहाँ पे सही में काम होता है, राइट। जबकि सपोर्ट सर्विस में क्या, वो प्रोडक्शन वाले सारे यूनिट बराबर से काम कर पाए, उसको सपोर्ट देने का काम इसका है। जैसे रिपेयरिंग का काम करने वाला, बराबर ना। देखो यहाँ लिखा गया है, पावर हाउस लिखा है, मेंटेनेंस लिखा है, मेंटेनेंस यानी रिपेयरिंग हुआ ये। स्टोर्स, हेल्प डेस्क और ट्रांसपोर्ट फॉर कॉल सेंटर स्टाफ एंड सो ऑन। कॉल सेंटर के स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना। अगर एग्जांपल दूं आपको, कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई काम करने के लिए आता है, बराबर, तो वो काम जहां करेगा वो तो तुम्हारा कौन सा हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर हो गया। लेकिन उसको घर से लाने के लिए और घर छोड़ने के लिए जो बस सर्विस अपने प्रोवाइड करते हैं, वो तुम्हारा कौन सा वाला हो गया, सर्विस, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया, राइट। तो देखे पर्सनल यानी सीधे किसी पर्सन के साथ जिसको अपने अटैच कर सकते हैं, और जो अगर पर्सन के साथ ना कर सके तो उसको नॉन पर्सनल बोलेंगे, इम्पर्सनल बोलेंगे। फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग में क्या आता है, जो सीधा काम के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो हेल्प करते हैं वो, और जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, उसके बिना प्रोडक्शन बराबर से ना हो पाए, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। अब आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ने। कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, सर्विस और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉस्ट आर सर्टेन। मकसद क्या है उस कॉस्ट के लिए। जैसे कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो ए नाम के टॉय के लिए, ए कैटेगरी के टॉय के लिए अगर सारा खर्चा एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये उसका ए टॉय जो है ना, वो क्या हो गया, उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसका मकसद क्या है, इसी के लिए खाली काम करना। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, समझो। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस मींस, अंडरलाइन करना, सर्विस के लिए क्या, जो भी टोटल सर्विस का खर्चा होता है वो। देखो इसमें हर चीज को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग दोज डिस्पैच फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको संघर के रखा हुआ गया है, बराबर ने, संभाल के रखा गया हुआ है, स्टोरेज में रखा गया है। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिकवरीज ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप। किसी को कैप्टिव कंजम्पशन लिखना हो नहीं तो बफर स्टॉक इसके अंदर लिख सकते हैं। वेस्टेज एंड लाइक द सेल, लाइक शैल बी मेड, यानी इन सबको इंक्लूड करना है आपको। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या क्या आता है, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लीट एंड अदर आइडेंटिकल चार्जेस, राइट। यानी एक जगह से दूसरी, ये सिंपल है। इसमें इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन दो चीजें होती है। इनवर्ड यानी गुड्स को परचेस करने के टाइम पे, और आउटवर्ड कब होता है, गुड्स को सेल करने के टाइम पे। अब कॉस्ट यूनिट इंपॉर्टेंट, इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। अब फॉर्म ऑफ मेजरमेंट को अंडरलाइन करो। मेजरमेंट किसके अंदर करेंगे, जैसे मेगावाट, मेट्रिक टन, नंबर, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, टन, किलोमीटर, ये जो नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं ना। व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट ऑफ पावर,
पूछे तो एमसीक्यू आ सकता है, समझे। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली improved materials, devices, products, processes, systems or services before the start of commercial production or use। अगर मैं किसी कमर्शियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करूं उसके पहले अगर मैं कोई चीज डेवलप कर जाऊं, यानी क्या डेवलप कर, डिजाइन करना, प्लान करना उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्रोटोटाइप बनाना, वो सब प्रोडक्ट के डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आते हैं। प्रोडक्शन एक्चुअल शुरू होने उससे पहले जो भी खर्चा होता है इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो डेवलपमेंट कॉस्ट है। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या, सीधा पगार जो वही प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इंसान, के जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करना, एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल वे, फीजिबल यानी प्रैक्टिकल। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सीधे प्रोडक्ट या तो सर्विस के ऊपर लगते हैं जिसके लिए अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसमें रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन, जॉब चार्जेस, हायर चार्जेस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये कौन से एग्जांपल्स है, सब डायरेक्ट एक्सपेंस के। हायर चार्जेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर लिखा है HIR यानी भाड़ा। हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, अगर सॉफ्टवेयर सर्विस है वो भी इसके अंदर आ गई। फिर डायरेक्ट मटेरियल में देखो, डायरेक्ट मटेरियल भी वही हुआ जो सीधा उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में, जो सीधे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड हो वो सब डायरेक्ट होते हो। जो चीज मैं बना रहा हूँ उसके साथ कनेक्टेड हो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अपने क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर द कॉस्ट इंकर्ड in handling a product or service from the time it is ready for dispatch or delivery until it reaches the ultimate consumer, including the units receiving the product or services in an inter-unit transfer। इसमें कोई भी चीज आ सकती है। इसमें यूनिट रिसीविंग द प्रोडक्ट और सर्विस, इंटर यूनिट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूँ, फिर चाहे कोई भी मकसद के लिए भेज रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। द कॉस्ट ऑफ एनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जैसे पैकिंग है, रीपैकिंग और लेबलिंग, ये भी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब देखो इसके एग्जांपल्स दिए आपको, ये एमसीक्यूज, जितने एग्जांपल्स हैं ना वो सब एमसीक्यू के लिए ही याद रखने। सेकेंडरी पैकिंग है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयरहाउसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेंडिंग, मेंडिंग यानी रिपेयर करना, और रिप्लेसिंग पैकिंग मटेरियल एट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, बेनिफिट्स पेड और पेएबल फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉय कॉस्ट सीधा किसके लिए, वो टेम्पररी पार्ट टाइम या कोई भी एम्प्लॉय हो, लेकिन वो काम क्या करता है, अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में कौन एम्प्लॉयज आ जाते हैं, एंगेज बाय द एम्प्लॉयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अंडरलाइन करना, डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अगर कोई इंसान अपने बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हो, वो अपने बिजनेस का जो एक हिस्सा हो, है कॉन्ट्रैक्टर लेकिन अपने बिजनेस का जो हिस्सा है, वो अपने बिजनेस के पास से हर महीने सैलरी ले रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल में नहीं आता, वो रेगुलर एम्प्लॉयज में आ जाएंगे अगर वो एम्प्लॉयज लेके आएगा, तो ये लिखा गया है। कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, किसी बाहर वाले इंसान से अगर कॉन्ट्रैक्टर से अगर आपने एम्प्लॉयज लिए तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, लेकिन अपने लोगों के पास से अगर तुमने ऐसा बोला कि तुम हमारे लिए एम्प्लॉयज लेके आओ, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हुए, वो उससे बाहर है। Compensation paid to employees for the past period on account of any disputed court orders in the current period shall form a part of employee cost, but not a part of production cost। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, समझे। प्रोडक्शन कॉस्ट का जो हिस्सा है ना वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़े, कोर्ट में सामने वाले ने केस जीत लिया इसलिए मुझे उस एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ा, तो ये मैं किस में गिनूंगा, उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में गिनूंगा, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा ये नहीं है। क्योंकि एक इसके कौन से पीरियड का अंडरलाइन करना है, पास्ट पीरियड का है। होने एक बाकी, शॉर्ट प्रोविजंस ऑफ प्रायर पीरियड एम्प्लॉय कॉस्ट इन द करंट पीरियड शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट इन द करंट पीरियड बट नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लिखा गया है,
पिछले पीरियड का कोई भी, अगर तुमने बाकी का पैसा अभी इस पीरियड में दिया ने, तो वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट में गिना जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा। सीधी बात है, प्रोडक्शन में सिर्फ इसी साल के प्रोडक्शन को गिनना है ना, और इसी साल के प्रोडक्शन, तो इसका मतलब इसी साल के प्रोडक्शन का एक्सपेंस गिनना पड़ेगा। तो जितना भी पास्ट एक्सपेंस है वो तुम्हारी एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा जरूर, लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा। अब लिखा गया है कि एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और काइंड, दोनों। कैश में पे करो तो भी चलेगा, और काइंड यानी कोई चीज प्रोवाइड करते हो उसकी जगह पे, वो भी चलेगा। अब यहां से बहुत सिंपल शुरू हो रहा है, देखो फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, डू नॉट वेरी, उस वर्ड को खाली अंडरलाइन करो, डू नॉट वेरी, ये वर्ड्स को अंडरलाइन करो। फिक्स कॉस्ट, उसको फिक्स्ड ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो सीधे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जाती, सीधे उस प्रोडक्ट के साथ में नहीं जाती, सीधे उस कस्टमर के साथ नहीं जाती, उसको बोलेंगे। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी सेम है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी सीधे डायरेक्टली नहीं हो, जो डायरेक्ट नहीं है ना वो सीधे सीधे इनडायरेक्ट है, समझे ना। जो सीधे डायरेक्ट है उसका मतलब क्या हुआ, कि मैं उसको किसी प्रोडक्ट या तो किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में सीधा अटैच कर सकता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि ये खर्चा नहीं इसी प्रोडक्ट के अंदर होगा, राइट, मैं सीधा जान सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर है। लेकिन उसके अलावा जिसको मैं डायरेक्ट किसी जगह पे नहीं एट्रीब्यूट कर सकता, जैसे जनरल मैनेजर की सैलरी मैं किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं लिख सकता, वॉचमैन की सैलरी मैं किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं लिख सकता, स्टोर कीपर की सैलरी वो भी किसी प्रोडक्ट के साथ में नहीं जाएगी, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, समझे। अब जो मार्केटिंग ओवरहेड है, वो मार्केटिंग ओवरहेड यानी सेलिंग ओवरहेड या तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मटेरियल कॉस्ट यानी सारे मटेरियल का खर्चा आ गया उसके अंदर, पर कौन सा वाला, सिर्फ जो प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट या तो रेंडरिंग और सर्विस में आता हो वही, जिसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब नॉर्मल कैपेसिटी, इसका मतलब जितनी कैपेसिटी नॉर्मल कंडीशन के अंदर बिजनेस अचीव कर पाएगा। जैसे अगर मेरे मशीन की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है, तो इसका मतलब 1 लाख यूनिट इसकी नॉर्मल कैपेसिटी हुई। लिखा गया है ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड और सीजन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, लिखा है ना, टेकिंग इनटू अकाउंट। लेकिन इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है, लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान मेंटेनेंस। कई बार क्या, एक साल के लिए 1 लाख का मैंने प्रोडक्शन सोचा, तो बीच में मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया होगा ना कि अगर 5-10 दिन मशीन बन रहेगा तो क्या करेंगे, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। और यही डेफिनेशन सर्विस के लिए भी, यानी सर्विस के लिए भी अपने यूज कर सकते हैं। अब ओवरहेड, ओवरहेड कंप्राइज कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना, टिक करो ये। अब पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, चीजों को पैक करने का खर्चा। इसमें दो तरह के एक्सपेंस आते हैं, एक तो तुम्हारा पैकिंग मटेरियल प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी वो चाहिए चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कोई भी वेफर का पैकेट लेते हो ना, तो उसको जो बैग के अंदर भरा जाता है वो उसका प्राइमरी पैकिंग है। लेकिन दुकान तक पहुंचाने के लिए उसको एक कार्टन में भरा जाता है, वो उसका सेकेंडरी पैकिंग है। कस्टमर जब हाथ में उठाएगा कार्टन नहीं उठाएगा, कस्टमर हाथ में उठाएगा पैकेट खाली। तो पैकेट जो है ना वो उसका प्राइमरी पैकिंग है, लेकिन उसको जो कार्टन के अंदर भरा जाता है वो उसका सेकेंडरी पैकिंग हो गया। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल किसके लिए काम लगती है, स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहे इसके लिए, इन्फॉर्म द कस्टमर, प्रमोट एंड अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। नाउ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं, अंडरलाइन। जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड, वो प्रोडक्शन में काम करते हैं। इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबका मीनिंग एक है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट भी आ जाती है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट किसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री या तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में। जैसे सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर लिखा हो तो, मैनेजर नहीं, सैलरी ऑफ मैनेजर लिखा होता तो एडमिनिस्ट्रेशन में लिखता, लेकिन सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर लिखा है तो अपने कहाँ लिखेंगे, उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में लिखेंगे। फिर रिसर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एंड ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक। रिसर्च कॉस्ट यानी रिसर्च का खर्चा, सिंपल है।
डेफिनेशन हर चीज की है, देखो ये 4.28 4.29 यानी 29 डेफिनेशन तुम कर चुके अभी तक। टोटल डेफिनेशन कितनी है इसके अंदर, फोर। ओके, तो इसमें फाइव से तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आता है, वो वाला जो पॉइंट है ना वो आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। तो अभी देखो 4.29 में सेलिंग ओवरहेड, बेचने का खर्चा, ये सेलिंग ओवरहेड, इसको अपने सेलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या तो सर्विस को सेल करने के लिए चाहिए। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें दोनों आता है देखो, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, अंडरलाइन करो उसको। दे पार्टली चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी चेंज करोगे तो ये भी चेंज होंगे। सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर जो आगे अपने सीख चुके हैं, वो ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग सर्विसेज है। ऑक्सिलियरी का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग यानी मदद करने वाले। द कॉस्ट सेंटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन ऑपरेशन और अदर कॉस्ट सेंटर but not directly engaged in manufacturing process or operation or in rendering a service is a support service cost center. A support service cost center renders services to both to other cost centers, other units and in some cases to outside parties. यानी ये किसके लिए होता है, दूसरे यूनिट के लिए सपोर्ट, यानी मैं मेन एक्सपेंस जो कर रहा हूं ने, वो मेन एक्सपेंस को सपोर्ट करते हैं ये सारे एक्सपेंडिचर। जैसे कि प्रोडक्ट बना दी लेकिन कस्टमर के हाथ में पहुंचेगी नहीं, तो प्रोडक्ट का काम क्या, तो प्रोडक्ट बनाने का सारा खर्चा जो है ना वो तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है, राइट। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आप जितने भी दूसरा एक्सपेंस करते हो वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एग्जांपल्स हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, डिजाइनिंग लेबोरेटरी हेल्प डेस्क, ट्रांसपोर्ट फॉर कॉल सेंटर स्टाफ। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी तुमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रख के जो स्टैंडर्ड बनाए कि इससे कम प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे। उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने का जो खर्चा आता है वो। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड एज स्केल ऑफ रेफरेंस रेफरेंस टू कंपेयर, स्केल ऑफ रेफरेंस अंडरलाइन करो, एज स्केल ऑफ रेफरेंस टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने आपको पहले समझाया था कि मेरे पास अगर 100 रुपए का स्टैंडर्ड है तो मैं 110 रुपए के ओरिजिनल खर्चे के साथ में उसको कंपेयर कर पाऊंगा। यानी पहले मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ, फिर उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूंगा, तो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ती है आपको। with a view to determine the variances if any and analyze the causes of variances। अंडरलाइन करना causes of variances, और उसको करेक्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेजर्स लोगे। याद रखो कि 100 की जगह अगर 110 का खर्चा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 10 रुपए का खर्चा क्यों हुआ ज्यादा, उसका कारण जानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ वेरियंस। वेरियंस का कारण बोलेंगे उसको, और उसको करेक्ट करना तो उसके लिए अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरी यानी चेंज होना विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, उसको वेरिएबल ओवरहेड्स भी बोलते हैं, राइट। ये खाली फोर्थ टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट, यानी 1 2 3 4 इतने तुम्हारे टॉपिक ये CS1 के अंदर कंप्लीट हुए। अब देखो इसके अंदर फिफ्थ वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब अपने क्लासिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान करो कि जो भी खर्चा हो रहा है वो किस तरह का खर्चा है, और उसको सिस्टमेटिकली प्लेस करेंगे सेम आइटम्स के साथ में। जैसे फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे फैक्ट्री एक्सपेंस में आने चाहिए, तो इस तरह से उसको ग्रुप करना जिनके कॉमन फीचर्स के मुताबिक उसको, तो उसको अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। द सेम कॉस्ट में अपीयर इन सेवरल डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ही खर्चा एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में आ सकता है, ये पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में। कॉस्ट इज क्लासिफाइड नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है ना वो नेक्स्ट में है ही क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में।
तो वहीं से अपने शुरुआत करते हैं। देखो, बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, पहला बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस है, फिर बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, फिर बाय फंक्शन है, बाय नेचर ऑफ बिहेवियर, एंड बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। राइट। तो देखो ये कंप्लीट करें पहले। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, आइटम्स ऑफ कॉस्ट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। जैसे मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंस, तीन अलग अलग चीज है। तो मटेरियल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सिंपल याद रखना ये। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, आप अगर लास्ट पेज देखोगे पैम्फलेट के अंदर, देखो ये कितनी बार पूछा गया है। मेजर फंक्शंस 10 मार्क्स, December 15 के अंदर। नेचर ऑफ एक्सपेंस पहला क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स, बराबर। उसके बाद में आप देखो 7 क्वेश्चन जो मैंने बताया। फिर 9 देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस CS1, मार्च 16 में 6 मार्क का। 10 क्वेश्चन देखो इसमें, फर्स्ट नेचर ऑफ बिहेवियर, बराबर 2 क्वेश्चन है, तो 4.5 मार्क के हुए, 9 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आप 12th क्वेश्चन देखो, नेचर ऑफ एक्सपेंस, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 3 मार्क का। राइट। फिर 14 क्वेश्चन देखो, यानी आप देख सकते हो ये सबसे ज्यादा थियरी में आपको कौन सा पूछा गया है, क्लासिफिकेशन, बराबर ने। सबसे ज्यादा थियरी में कौन सा पूछा है, क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये पूछा गया है। अब 22nd क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। ये डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, हो गया, 2 मार्क खत्म। स्टेट लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा है, तो खाली आपको नाम बताने, पर पता होना चाहिए ना इसके लिए। तो देखो अपने पहले मटेरियल देखें, तो मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, सीधे। लेकिन याद रखो इसमें से क्या माइनस करेंगे, नेट ऑफ लिखा है, नेट ऑफ यानी माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिबेट यानी सामने वाला अगर आपको बाद में पैसा वापस दे उसको रिबेट बोलेंगे, टैक्सेस और ड्यूटीज रिफंडेबल, जो टैक्स वापस आएगा वो सब माइनस करेंगे। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी एम्प्लॉयज को, परमानेंट हो टेम्पररी हो, कोई भी तरह के एम्प्लॉयज को, लेकिन जो प्रोडक्शन के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का हो या तो रेंडरिंग ऑफ सर्विस का हो, वो सब इसके अंदर आ गया। लेकिन इसमें ये भी ब्रैकेट में लिखा है, इंक्लूडिंग टेम्पररी, पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, ये सब भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। कंसिडरेशन में वेजेस आ जाता है, सैलरीज एंड अदर पेमेंट्स इंक्लूडिंग बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल, जिसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स अपने बोलते हैं वो। फिर एक्सपेंसेस, उसके अलावा के खर्चे बाकी, आर द कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके सिवा जो भी खर्चे होते हैं वो। अब इसमें कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, पेमेंट फॉर बोर्ड हाउस सर्विस एंड जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने आपको। अब ये वाला क्वेश्चन 2 बार तुमने देखा, ये बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ट्रेसेबिलिटी का मतलब उसको ढूंढ पाना, उसको ढूंढ पाना, उसको ट्रेसेबिलिटी बोला जाता है। क्लासिफिकेशन शेल बी on the basis of method of assigning cost to a cost object. If a cost can be assigned to a cost object in an economically feasible way, it is termed as direct. डायरेक्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बोलते हैं ना, वो कौन सा हुआ, ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट सीधे प्रोडक्ट के साथ में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में जाता है। अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी असाइन डायरेक्टली, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। सीधा डायरेक्टली नहीं जाए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ जनरल मैनेजर की सैलरी। Direct material costs are the cost of material which can be assigned to a cost object in an economically feasible way. Raw material जो सीधा किसी प्रोडक्ट या तो सर्विस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये यूज हुआ होगा, बराबर ने। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय बनाने का, तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है, जो भी सीधा उसके अंदर आपको पता ही है कि यूज हुआ ही है, उसको अपने किसे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोकरमेंट, फ्रेट इनवर्ड, ये काम का है, समझे, ये याद रखना है। जो जो चीजें इंक्लूड करते हैं ना वो सब याद रखना है।
ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ये सब माइनस किया जाएगा, बराबर। टैक्स वगैरह ऐड किए जाएंगे, इंश्योरेंस ऐड किया जाएगा, फ्रेट इनवर्ड ऐड किया जाएगा, और उसमें से ड्यूटी ड्रॉबैक्स, फिर रिफंड, वो सब माइनस किया जाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आर एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल वे। इकोनॉमिकली फीजिबल वे तो सब में जाता है, डायरेक्ट वाले सारी डेफिनेशन में ये। फिर उसके बाद में देखो द कॉस्ट ऑफ वेजिस, उसमें आ गया, देखो ये याद रखना है क्योंकि इस पे से एक सम आएगा सेकेंड यूनिट के अंदर। इसमें क्या क्या आता है डायरेक्ट वेजिस के अंदर? एक तो फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विदाउट पेइंग मनी। आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी, ईएसआई, ओवर टाइम इंसेंटिव्स, बोनस, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया यानी अपनी तरफ से कोई चीज देना, मांगा नहीं है आपने। फिर उसके बाद में आपके काम की तारीफ करने के लिए जो दिया जाता है लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट का मतलब आपने छुट्टियों के दिन भी काम किया तो उसका पगार आपको एक्स्ट्रा दिया जाए, उसको लीव एनकेशमेंट बोलेंगे। एंड वेजेस फॉर हॉलीडे एंड आइडल टाइम। आइडल टाइम यानी आपको पूरे दिन के अंदर कुछ ऐसा टाइम दिया जाता है जो आपको यानी अपनी पर्सनल नीड्स के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो वो टाइम को अपने आइडल टाइम बोलते हैं क्योंकि वो टाइम पे वर्कर काम नहीं करता है। ये आइडल टाइम भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम जो आपको ऑलरेडी बोला गया कि इतना तो तुम काम के अंदर से छुट्टी ले सकते हो रोज के। लेकिन एबनॉर्मल का मतलब अगर समझो कि आप इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण बैठे रहो, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। रो मटेरियल ना होने के कारण आप बैठे रहो, स्ट्राइक के कारण आप बैठे रहो, तो ये सब एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। सेकंड यूनिट में ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे वो भी लिखा गया है, देखिए इसमें। एक्सपेंसेस फॉर स्पेशल मोल्ड्स रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। फिर कॉस्ट सेंटर उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर रोड बनाने के लिए मैं क्रेन लेके आता हूँ, उसका भाड़ा देता हूँ, तो ये किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा क्योंकि मैं रोड बनाने के लिए लाया हूँ, वो सीधा मैं जज कर पाता हूँ इसमें। फिर रॉयल्टीज इन कनेक्शन टू अ प्रोडक्ट, फिर जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस आएगा। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन वापिस आया इकोनॉमिकली फीजिबल वे, जैसे कंज्यूमेबल स्पेयर एंड पार्ट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। वो पेपर वगैरह लेके आते हैं ना, पेन पेपर, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में जैसे सैलरी ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ है और ऑपरेटिंग मैनेजर सैलरी, ये सब एग्जांपल्स है और यही एग्जांपल आपके एमसीक्यूज है, याद रखें। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकल फीजिबल वे, जिसमें इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस आता है। इंश्योरेंस आ गया, रेट्स एंड टैक्सेस आ गया, क्योंकि इंश्योरेंस आप सबका लेते हो, बराबर है, जितनी भी चीजें आप यूज करते हो उन सबका एक साथ में इंश्योरेंस लेते हैं। तो मैं किसी प्रोडक्ट के साथ में उसको अटैच नहीं कर सकता क्योंकि सब प्रोडक्ट के अंदर वो समा जाएगा। फिर बाय फंक्शन है, कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शंस विज प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी काम आप कर रहे हो उस टाइम पे आपको देख रेख करने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सैलरी प्रोवाइड करेगा, ऑफिस में बैठ के काम करेगा, ये सारे। तो प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सब फंक्शन हो गया। बस इतना ही नाम याद रखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन, समझे? इसीलिए बोलता हूँ कुछ थियरी ऐसी है ने जो याद करो ने तो याद करना भी आसान है, याद रखना भी आसान है, बराबर नहीं? ये सब बातें इसके अंदर आती है। देखो अब बाय नेचर ऑफ बिहेवियर लिखा है, नेचर ऑफ बिहेवियर में फिक्स कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे एमसीक्यू में आएंगे। कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट लिखता हूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज ट्रू, तो बाय फंक्शन नहीं हुआ, ये बाय नेचर ऑफ बिहेवियर हुआ। अकेला नेचर भी नहीं हुआ, नेचर ऑफ बिहेवियर पूरा है, बराबर नहीं? अकेला नेचर हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, और फंक्शन हो तो जो तुम कॉस्ट शीट में लिखते हो वही। बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस,
कॉस्ट को अपने नेचर ऑफ प्रोडक्शन या तो ऑपरेशन प्रोसेस से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट और ज्वाइंट कॉस्ट, इतनी सब चीजें हैं। देखो वन बाय वन। बैच कॉस्ट यानी सिमिलर आर्टिकल्स जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो ग्रुप में प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक साथ में एक जैसा रॉ मटेरियल, उसको एक बैच बोला जाता है, तो ये बैच कॉस्टिंग हुआ। फिर प्रोसेस कॉस्ट यानी जिसमें एक के बाद एक अलग अलग सीक्वेंस के अंदर एक्टिविटीज पूरी होती हो, उसको अपने प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। याद रखो हर ऑपरेशन रिपीटेटिव है, लेकिन एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो शुरू होगा, ये आपको पहले से पता है। इसलिए कंटिन्यूअस या तो रिपीटेटिव ऑपरेशंस या तो प्रोसेस ड्यूरिंग अ पीरियड, वो सब प्रोसेस कॉस्ट में आ जाता है। फिर ऑपरेशन कॉस्ट है। ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सारा जितना भी खर्चा हुआ वो सारा ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर आ गया। याद रखो ऑपरेशन कॉस्ट सर्विस कॉस्ट जैसा है, खास करके सर्विस के लिए काम करेगा। वो सर्विसेज जो लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करो। ऑपरेशन कॉस्ट प्रोडक्शन से ज्यादा सर्विस के लिए काम लगता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होने वाले सारे खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं, ये भी अकाउंट बनाने के आते हैं। पर उसके लिए सब्जेक्ट अलग होता था पहले। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा अलग सब्जेक्ट था, यानी मतलब अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंस इन सर्विस, बराबर नहीं, वो नाम का सब्जेक्ट था पहले, जो आईटीआरबी के साथ में आता था। पर वो सब्जेक्ट अभी तक आपको प्रेजेंट नहीं किया गया, क्योंकि आईटीआरबी पहले ऑप्शनल था, याद रखो। अभी ऑप्शनल नहीं, अभी कंपलसरी है। ऐसे ही पिछले सेमेस्टर में तुमने जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किया ना, वो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। जिसको अकाउंट्स नहीं करना है, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग छोड़ सकते थे, पर उसको अभी कंपलसरी कर दिया। आईटीआरबी को भी कंपलसरी कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट के कुछ चीजों को कंपलसरी करते जा रहे हैं। दो अकाउंट्स हर सेमेस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो सीधे कैलकुलेटिव होंगे, और एक अकाउंट ऐसा होगा जो टोटली थियोरेटिकल होगा। इस बार कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, टोटली थियरी है, बराबर। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बाद ज्वाइंट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग टू और मोर सर्विसेज। देखो दो या तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ में अगर बनाई जाती हो तो उसको ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं, राइट। ये हुआ तुम्हारे क्लासिफिकेशन खत्म। अब देखो प्रेजेंटेशन। द कॉस्ट आइटम्स इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन बेसिस ऑफ relevant classification and the classification of cost items shall be followed consistently। यानी क्लासिफिकेशन एक बार जिसमें तुमने वो प्रोडक्ट को डाला ने, या तो उस एक्सपेंस को तुमने डाला, वो हमेशा चलता रहना चाहिए। अब डिस्क्लोजर, any change in classification of cost shall be made only if it is required by law। क्लासिफिकेशन बार बार बदलते नहीं है, लेकिन अगर कानून बदलेगा तो क्लासिफिकेशन बदलना पड़ेगा, लॉ बदलेगा तो इसको बदलना पड़ेगा। यानी जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अपने चेंज करना नहीं चाहिए। एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट शैल बी डिस्क्लोज इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपने क्लासिफिकेशन चेंज करना पड़ा, उस वक्त आपने चेंज किया, तो फिर क्या होगा, उसको अपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फ्रॉम करंट ईयर हम ये क्लासिफिकेशन ये हेड में नहीं ये हेड में कर रहे हैं। ये आपको डिस्क्लोज करना पड़े, क्योंकि जो रिपोर्ट जिसको जा रहा है उसको पता नहीं है कि आपने क्या चेंज किया। तो जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो सामने वाला जज नहीं कर पाएगा कि कहाँ पे चेंजेस उसको करने। Where the effect of such change is not ascertainable wholly or partly, the fact shall be indicated in the cost statement। उसके इफेक्ट की इफेक्ट को अपने कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, असर्टेन कर पाएंगे कि नहीं, वो देखना भी हमारा काम है। तो ये तुम्हारा CAS 1 पूरा कंप्लीट हुआ।